तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। ये एनसीईआरटी से पहले मैंने कुछ 2 पेज के नोट्स लिखे हैं। पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के ओवरव्यू में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। लेटर्स को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स। तो इनको हम लेटर नंबर्स भी कह देते हैं। इस तरह से कौन कौन से कॉमनली यूज लेटर्स होते हैं? या तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ए बी सी, या फिर एक्स वाई जेड, है ना। कभी कभार हम ग्रीक लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्फ़ा बीटा, बट वो हायर क्लासेस में होगा। अभी हम ए बी सी एक्स वाई जेड से अपना काम चलाएंगे। हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। तो ये लेटर्स हम यूज़ कब करते हैं? ये यूज़ करने ही क्यों हैं ये वाले लेटर्स ए बी सी या एक्स वाई जेड? बिकॉज ये लेटर्स हम यूज़ करते हैं आइदर टू रिप्रेजेंट, देखिए, आर यूज टू रिप्रेजेंट आइदर अननोन नंबर्स या फिर चेंजिंग नंबर्स को यूज़ करने के लिए हम इन लेटर्स का यूज़ करते हैं। अब अननोन नंबर के लिए कोई नंबर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसको यूज़ करना चाहते हो, तुम उस सिरा पे क्या यूज़ करोगे फिर, अगर तुम्हें नंबर ही नहीं मालूम? या तो तुम एक क्वेश्चन मार्क लगा लो। बट अगर एक से ज़्यादा अननोन नंबर है, ऐसे नंबर जो तुम्हें मालूम ही नहीं है, पहले के लिए एक क्वेश्चन मार्क, दूसरे के लिए 2 क्वेश्चन मार्क, तीसरे के लिए 3 क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते लगाते थक जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप अननोन नंबर के लिए सिंपल लेटर्स का इस्तेमाल करो, इंग्लिश के लेटर्स का, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आपको लेटर अच्छा लग रहा है। या फिर ऐसे नंबर्स जहाँ पे जो वेरिएबल नंबर्स हो, इन चेंजिंग नंबर्स को वेरिएबल नंबर्स भी कहते हैं। वेरिएबल नंबर्स, आगे नंबर्स ही लिखा हुआ है, वेरिएबल नंबर्स। तो इन वेरिएबल नंबर्स के लिए भी हम इंग्लिश लेटर्स का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम उससे कुछ जनरल फार्मूलाज बना सकें जो आगे हमें अपनी कैलकुलेशंस में हेल्प करे। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, यू लर्न टू फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो आप ये तीनों चीज़ों का यूज़ करके अपनी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जिस तरह से हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, इनको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कह सकते हो, जिसमें हम लेटर्स का यूज़ करते हैं, ए बी सी डी का यूज़ करते हैं, नॉर्मल अपने नंबर्स का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4, एंड सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ यूज़ करके हम अपनी एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो यही सब चीज़ें हमें अलजेब्रा में पढ़नी होती है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट देखो, फाइनली वी इवेल्युएट देम बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। किस चीज़ को इवेल्युएट करने की बात कर रहे हैं? ये जो हमने लेटर्स का, इंग्लिश के लेटर्स का यूज़ किया था या ग्रीक लेटर्स का यूज़ किया था, हम इनकी इवेल्युएशन कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तब तुम्हें ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इन सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मैथमेटिक्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। वी अप्लाई देम टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, लाइक कैलकुलेटिंग कॉस्ट और कैलकुलेटिंग पेरीमीटर्स। ये सब चीज़ें का फार्मूला निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इस चैप्टर में विल बी यूजिंग एक्सप्रेशंस टू राइट जनरल रूल्स। हम जनरल रूल्स, जनरल फार्मूलाज को लिखने की कोशिश करेंगे यूजिंग दीज लेटर नंबर्स। यूजिंग दीज इंग्लिश लेटर्स हम जनरल रूल्स बनाएंगे, हम फार्मूलाज बनाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जनरल रूल्स और ये फार्मूलाज कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। विद चेंजिंग नंबर्स आपके रूल्स लेकिन सेम ही रहेंगे, फार्मूला सेम ही रहेंगे। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर के कुछ 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट है कि हम लेटर्स या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को एज नंबर्स यूज़ करेंगे। वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? वो नंबर्स आइदर अननोन नंबर्स हो सकते हैं, उनके लिए यूज़ करेंगे, या फिर वो वेरिएबल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। चेंजिंग नंबर्स विद टाइम, जैसे कि आपकी एज लेट्स से कि अभी 10 साल की है, 11 साल की है, तो 8 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? अभी की एज में 8 ऐड कर दोगे, तो आपकी एज वेरिएबल है, विद टाइम इट चेंजेस। तो हम इन लेटर्स को यूज़ करेंगे नंबर्स को रिप्लेस करने के लिए, वो नंबर्स जो कि आइदर अननोन होंगे या फिर वेरिएबल होंगे। तो इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट ये है, और दूसरा है कि हम इनसे एक्सप्रेशंस बनाएंगे। हम सिंपल एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बनाई थी। सो हम कंबाइन करेंगे नंबर्स को, लेटर्स को और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, और उससे हम सिंपल एक्सप्रेशंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखे 2x + 1, और यहाँ पे x जो है एक लेटर नंबर है, x जो है ये एक वेरिएबल नंबर है। जब x की वैल्यू 3 होगी तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। आगे लिखा है इसी एग्जाम्पल में, इफ x इज इक्वल टू 3,
तो 2x + 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 2 और x की जगह पे आप 3 लिख दोगे और +1 हो जाएगा जो आगे लिखा हुआ भी है। तो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा +1। उसमें पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, है ना, बोल्ट्जमान के रूल के हिसाब से। तो ये होगा 6 + 1 = 7। तो इस एक्सप्रेशन, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वैल्यू और x = 3 कितनी आ रही है, 7। इस तरह से हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और एक की कॉन्सेप्ट होता है कि हम ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन, हम जब भी एक लेटर नंबर का यूज़ करेंगे तो उसकी और मैथमेटिकल नंबर जो होगा उसके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा हम उसको ओमिट करेंगे। जैसे कि 4 × x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 × x लिखने की बजाय ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो बीच में बना हुआ है ये वाला, ये हमें x की तरह लग रहा है, तो हम इसको 4 × x लिखने की बजाय हम इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम इसको 4x लिखेंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम लेट्स से कि हम लेटर नंबर जो यूज़ कर रहे हैं वो a यूज़ कर रहे हैं, तो 4 × a लिखने की बजाय हम उसको 4a लिख देंगे, ताकि हम ये ना सोचें कि इसमें 2 लेटर नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लिकेशन को हम कंफ्यूज करके x ना मान लें, हमें ऐसा ना लगे कि इसमें 2 वेरिएबल हैं और ये 4xa लिखा हुआ है, नहीं। तो हम बीच वाला जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन होता है बिटवीन अ नंबर एंड अ लेटर, उस मल्टीप्लिकेशन साइन को हम क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिखा है यूजिंग एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको यूजिंग दीज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ एग्जांपल होता है एज प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर बंदे की एज है x तो 5 साल में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी x + 5। 10 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स की बजाय तो 10 ईयर्स में हो जाएगी x + 10। इस तरह से हम इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्रॉब्लम्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर ए नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीद रहे हैं, हर पेंसिल की कॉस्ट है x, तो पेंसिल्स की कितनी कॉस्ट होगी, पेंसिल्स की कॉस्ट होगी a × x। हम देखो इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को हटा दो बीच में से, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। तो पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट होगी ax, एज सिंपल एज दैट, इसको यूज नहीं करना। ठीक है, और हम b नंबर ऑफ पेन्स खरीद रहे हैं, हर पेन की कॉस्ट है y, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी पेन्स की, by। तो इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी होगी, ax + by। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस्ट प्रॉब्लम्स को भी यूज़ करेंगे अलजेब्रा का। उसके अलावा ज्योमेट्री में हम कॉमनली यूज़ करते हैं अलजेब्रा का। फार्मूलाज जो होते हैं फॉर द पेरीमीटर्स ऑफ शेप्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल कॉमन से फार्मूला सोच के देखो जो अभी तक हमने पढ़े हैं इस क्लास में या प्रीवियस क्लास में, तो उसमें हमने जैसे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है, व्हेन यू वॉक अलोंग द बाउंड्री of that particular shape, the distance that you cover is equal to the perimeter. So आप अगर along the square travel करोगे तो आपका पेरीमीटर होगा साइड 1 + साइड 2 + साइड 3 + साइड 4, क्योंकि क्योंकि स्क्वायर के अंदर ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हो जाएगा s + s + s + s। इसको क्या लिख सकते हो, 4s, 4 टाइम्स द साइड लेंथ। ठीक है, ये भी 4s वेरिएबल है, जितना साइड लेंथ चेंज होगी उतना ही पेरीमीटर चेंज रहेगा। छोटा स्क्वायर होगा तो कम पेरीमीटर होगा, बड़ा स्क्वायर होगा तो बड़ा पेरीमीटर होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है जिसको हमने अलजेब्रा की मदद से निकाला। इसी तरह से अगर साइड लेंथ्स बराबर हैं एक पेंटागन में, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी साइड लेंथ्स बराबर है, पेंटागन मतलब रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स बराबर हैं, और पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर। तो 5 साइडेड फिगर का अगर साइड लेंथ a है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स a, इसको 5a लिख देंगे। इस तरह से हम अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री के फार्मूलाज भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये एनसीईआरटी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, नोशंस ऑफ लेटर नंबर्स हमने एक्सप्लेन किया अभी इससे पहले 2-3 स्लाइड्स में। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। ओके, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल 1, शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। बस इतना सा ही सेंटेंस काफ़ी है आगे सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो हम शबनम की एज ले लेते हैं s, इसको एक
लेटर से डिनोट करते हैं एस से, और आफ्ताब की एज डिनोट करते हैं ए से, है ना। तो शबनम की एज कितनी हुई आफ्ताब के कंपैरिजन में? शबनम से एज इज इक्वल टू आफ्ताब एज प्लस 3, है ना। जब भी आफ्ताब 3 साल का होगा, लेट्स से आफ्ताब की एज में हमने 3 रख दिया एक ही जगह पे, तो शबनम की एज हो जाएगी ए इज इक्वल टू ए की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस 3, तो वो 6 ईयर्स की हो जाएगी। तो इस तरह से जब आफ्ताब 3 ईयर्स का है तो शबनम 6 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, आप इसी इक्वेशन को आगे यूज कर सकते हो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम ये आपको एज बताता रहेगा शबनम की एज कितनी है इन कंपैरिजन टू आफ्ताब से एज। इसी को आप इस तरह से सोच सकते हो कि आफ्ताब की एज कितनी है इज इक्वल टू शबनम से एज -3। ये भी आप सोच सकते हो, आफ्ताब की एज हमेशा शबनम से 3 साल कम होगी। अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आना है तो आप ऐसा करो, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, एस इज इक्वल टू ए प्लस 3, ये ए ही लिखा है, ये हमेशा 9 की तरह लगेगा, बट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ ए, तो उसको ए ही समझो। एस इज इक्वल टू ए प्लस 3, तो इसमें दोनों तरफ ये इक्वालिटी का साइन है ना बीच में, जिसको मैं देखो मिटा के फिर से बना रहा हूँ, एस इज इक्वल टू ए प्लस 3। तो जो भी ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे वो ही हम राइट में लगाएंगे, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट में लिख दें एस माइनस थ्री, है ना, लेफ्ट वाली साइड को हमने लेफ्ट वाली साइड में -3 कर दिया। इसी तरह से राइट वाली साइड लिख के a+3 लिख के यहाँ पे भी -3 कर दो, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट वाली साइड में +3 और -3 मिलके कितने हो जाएंगे? 0। तो इक्वेशन बन जाएगी s-3 इज इक्वल टू a। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू s-3। आफ्ताब की एज जो है वो शबनम की एज से हमेशा 3 साल कम होगी। तो हम इस तरह से सेकंड वाली इक्वेशन पर आ गए फर्स्ट वाली इक्वेशन से, है ना। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आई बात, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने इसके बाद इन दोनों की एज में कंपैरिजन बता रखा है। जब नीचे देखो ये लिखा हुआ है बोल्ड में, शबनम से एज इज इक्वल टू आफ्ताब एज प्लस 3, इसी के लिए हमने लेटर्स ले लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग नंबर्स। इसको शबनम की एज को एस लिख दिया था इज इक्वल टू a+3। अब जब भी आफ्ताब की एज का हम वेरिएबल रखेंगे जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो जब आफ्ताब की एज 4 होगी तो शबनम की एज क्या होगी? 4 + 3। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही करते हुए इन्होंने डिफरेंट एज लिखी हुई है और इस तरह से इन्होंने +3 करके शबनम की एज निकाल रखी है। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, या तो तुम आफ्ताब की एज की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लो, या फिर उसकी जगह पे आप एक सिंपल सा लेटर ले लो ए, है ना। तो हमने ए की तरह से ही ए को ही यूज किया है, a+3। आफ्ताब की एज जब ए होगी तो शबनम की एज होगी a+3। इन्होंने बस यही समझाने की कोशिश करी है इसमें। तो यही सेम चीजें इसमें लिखी हुई है कि इन्होंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्वेश्चन मार्क दे हैव टेकन लेटर ए टू डिनोट आफ्ताब्स एज। हम कोई और लेटर भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, और इन्होंने लिख दिया कि शबनम एज विल बी a+3। और शबनम की एज को डिनोट करने के लिए इन्होंने क्या यूज कर लिया? एस। एस इज यूज टू डिनोट शबनम एज। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा s इज इक्वल टू a+3। तो विद द हेल्प ऑफ लेटर्स हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये फॉर्मूला हमें हमेशा डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट एज पे हमें हेल्प करेगा शबनम की एज कैलकुलेट करने में इन रिलेशन टू आफ्ताब एज, या फिर आफ्ताब की एज कैलकुलेट करने में फ्रॉम शबनम एज। तो इसी की बात इन्होंने लिखी है। दीज लेटर्स सच एज a and s that are used to represent numbers are called letter numbers। इन्हीं को लेटर नंबर्स कहते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस containing letter numbers such as expression a+3 are called as algebraic expressions। जहाँ पे नंबर्स की जगह पे हम लेटर्स ले लेते हैं और वो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से हम डे टू डे नॉर्मल डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ। सो आगे इन्होंने वही करा है जो हमने पहले समझाया कि आफ्ताब की एज को के लिए इन्होंने शबनम एज -3 कर दिया है ना। जब हमने कहा था शबनम से एज इज इक्वल टू आफ्ताब से एज +3, दोनों साइड में हमने माइनस कर दिया था 3a+3 -3, ताकि हमारी इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। तो ये बन गया था s-3 इज इक्वल टू a। इसको हमने घुमा के लिख लिया था a इज इक्वल टू s-3।
उसी से इन्होंने ये फॉर्मूला लिख दिया आगे कि आफ्ताब सेज इज इक्वल टू शबनम सेज -3। तो ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें देखो लिखा है पार्थिव इज मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न, जैसे हम लोग सब बनाते हैं माचिस की तीलियों से पैटर्न। तो पार्थिव क्या बना रहा है, ही रिपीटेडली प्लेसेस एल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, तो वो एल बना रहा है। ईच एल हैज 2 मैचस्टिक एज शोन इन फिगर, हर एल में 2 मैचस्टिक्स का यूज कर रहा है। जैसे पहले एक एल बनाया तो उसने एक मैचस्टिक और दूसरी मैचस्टिक, 2 मैचस्टिक यूज करी एक एल बनाने के लिए। फिर दोबारा से 2 एल बनाए तो उसके लिए 1 2 3 और 4 मैचस्टिक को यूज कर रहा है। सिमिलरली जब उसने 3 एल बनाए इस वाली फिगर के अंदर, तो उसने कितनी मैचस्टिक यूज करी, 6 मैचस्टिक यूज करी। तो इसका भी आप विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा एक फार्मूला बना सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ एल। अगर हम नंबर ऑफ एल को हम अगर एन ले लें, लेट्स से कि एन ले लिया, तो इसका फार्मूला 2n बन जाएगा। जब हमें एक एल बनाना है, जैसे कि फर्स्ट वाली फिगर में बना हुआ है, तो एक एल के लिए 2n जो होगा, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय एन की बजाय 2n ही लिखो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे जब हमें 2n वाले फार्मूले से हमें कितने नंबर ऑफ एल बनाने हैं, 2 बनाने हैं, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से 2n के फार्मूले से ही नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो रिक्वायर होंगी n की जगह पे, अगर हमें यहाँ पे 3 एल्स बनाने हैं तो वो होंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस तरह से आप एक फार्मूला ही बना सकते हैं। देखो हर एल के लिए उसको 2 मैच स्टिक्स चाहिए, तो 5 एल्स बनाने के लिए इन्होंने पूछा कितनी चाहिए होंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 एल्स के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 2। 45 अगर एल बनाने हैं उसको मैच स्टिक्स की हेल्प से, तो उसको 45 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 90 मैच स्टिक्स चाहिए होंगी। यही इन्होंने आगे फॉर्मूला में भी देखो ये लिखा है कि द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स विच आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल्स, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल्स। और नंबर ऑफ एल्स को इन्होंने, इस नंबर ऑफ एल को इन्होंने बोल दिया है कि n, वी यूज n इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बिग सेंटेंस, उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ एल्स को n बोल दिया। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स n, जिसको हम सिंपली 2n भी लिख सकते हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये बीच में x तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो होती है कितने रिक्वायर्ड होंगे, जितने भी उसको एल बनाने होंगे उसका ट्वाइस द नंबर ऑफ एल। थर्ड एग्जांपल में देखो, यहाँ है केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डूज। तो लड्डू बनाती है वो किस चीज़ के, कोकोनट के, नारियल के और जैगरी गुड़ के, गुड़ और कोकोनट मिला के वो लड्डू बनाती है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है द प्राइस ऑफ अ कोकोनट इज ₹35। यहाँ अ कोकोनट लिखा है, ये ए लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 कोकोनट का जो प्राइस है वो ₹35 है। एंड प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ जैगरी इज 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जैगरी आ रही है। कोकोनट ₹35 का है एक कोकोनट, और जैगरी का प्राइस है ₹60 पर किलोग्राम। तो इस तरह से आप अपना फार्मूला बना सकते हैं। लेट्स से कि वो कोकोनट, देखो उन्होंने इसमें दे भी रखा है, पहले ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं। हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 किलोग्राम ऑफ जैगरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 10 कोकोनट हैं तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ₹35 से। ₹35 एक कोकोनट की कॉस्ट है, तो 10 कोकोनट की कॉस्ट रहेगी 10 मल्टीप्लाई बाय 35, है ना। और 5 किलोग्राम अगर जैगरी चाहिए होगी तो जैगरी की कॉस्ट है ₹60। ₹60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इस तरह से 10 मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 35, जो कि 10 कोकोनट की प्राइस है, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि 5 किलोग्राम जैगरी की कॉस्ट है। 10 मल्टीप्लाई बाय 35 बन जाएगा आपका 350, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 60 बन जाएगा 300। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास ₹650। तो इसके लिए क्या हम एक फार्मूला बना सकते हैं, हाँ हम बना सकते हैं। लेट्स से हम नंबर ऑफ कोकोनट्स जो हमें चाहिए होंगे उसको, कोकोनट सी से शुरू होता है तो उसको सी ले लेते हैं, है ना। और जो कितने किलोग्राम ऑफ जैगरी चाहिए उसके लिए हम हर किलोग्राम ऑफ जैगरी को के लिए एक डिनोट कर देते हैं जे से। तो क्या हमारा फार्मूला
C multiplied by 35 number of coconut multiplied by the price of coconut plus किलोग्राम ऑफ जैगरी, जिसको हम J कह रहे हैं, J मल्टीप्लाइड बाय 60. 60 इज द कॉस्ट ऑफ जैगरी पर किलोग्राम. तो हमारे यहाँ फॉर्मूला बन सकता है. इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई के साइन हटा दें. C मल्टीप्लाई बाय 35 को हम लिख देते हैं 35C प्लस इसी तरह से 60J. तो अब इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ कोकोनट्स को आप इसमें पुट करेंगे. C की जगह पे आप नंबर ऑफ कोकोनट्स पुट कर दीजिए और J की जगह पे किलोग्राम, कितने किलोग्राम आपको जैगरी चाहिए. तो इस फॉर्मूला में अगर आप ये दो वैल्यूज़, ये दो वेरिएबल वैल्यूज़ जो कि बदल सकती है, या आप पुट करते रहेंगे तो आपको हमेशा टोटल कॉस्ट निकल आएगी. तो इस तरह से आप अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा. 35C प्लस 60J. तो देखो इन्होंने यही इसका एक्सप्रेशन बना दिया है, टेबल बनाया है कि क्वांटिटी नीडेड और रिलेशनशिप और एक्सप्रेशन, टेबल के जो टॉप पे हेडिंग्स लिखी हुई. सो कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स, नंबर ऑफ कोकोनट्स मल्टीप्लाइड बाय 35. टोटल कॉस्ट ऑफ कोकोनट कितनी होगी, जितने आप कोकोनट ले रहे हैं उसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 35 से. और सी इन्होंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ कोकोनट, नॉट कॉस्ट ऑफ कोकोनट. कॉस्ट ऑफ कोकोनट 35 रुपीज़ ऑलरेडी हमें मालूम है ना. तो जितने भी नंबर ऑफ कोकोनट होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से. तो इसको आप 30C मल्टीप्लाई बाय 35 भी लिख सकते हैं, या फिर ये बराबर हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय C का, या फिर इसको 35C आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. सिमिलरली जो टोटल कॉस्ट ऑफ जैगरी होगी उसमें कितने किलोग्राम ऑफ जैगरी लेनी है और पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर किलोग्राम ऑफ जैगरी के रेट से 60 रुपीज़ से. तो ये हो जाएगा J मल्टीप्लाइड बाय 60. इसको आप सिंप्लीफाई करके आप 60 मल्टीप्लाइड बाय J भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन साइन को बीच में से गायब कर देना अच्छी बात होती है, 60J. तो इसी तरह से नीचे देखो ये फॉर्मूला बन गया. द कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, जो कि हमें टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट टू बी पेड, उसका फॉर्मूला बन जाएगा C मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस J मल्टीप्लाई बाय 60. इसको आप सिंप्लीफाई करके 35C प्लस 60J ऐसे करके आप लिख सकते हैं. सो इसी में बस यही कह रहे हैं कि फॉर डिफरेंट नोटिस दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C एंड J द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑल्सो चेंजेस. इसीलिए हमने इन वेरिएबल्स को कि कितने कोकोनट चाहिए जो हम C से डिनोट कर रहे हैं, कितने किलोग्राम ऑफ गुड़ चाहिए जिसको हम J से डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की जगह पे हमने लेटर नंबर्स ले लिए या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ले लिए, ताकि ये चेंज होंगे, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएगी. तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेटर नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 4 बोल रहे हैं वी आर फेमिलियर विद कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ सिंपल शेप्स, राइट एक्सप्रेशंस फॉर पेरीमीटर्स. अभी कह रहे हैं कि अलजेब्रा की हेल्प से आप एक्सप्रेशंस लिखो विच कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए. सो हमें मालूम है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड. पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स की लेंथ, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4. अगर 4 साइडेड फिगर है तो 4 साइड्स को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये सारी साइड सेम होंगी, तो उन सबको साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इस तरह से लिख सकते हो, और ये मिलके क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स दी साइड. ठीक है, तो इस तरह से आप पेरीमीटर का एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो. इन्होंने देखो इसमें बोला है दिस कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन 4 मल्टीप्लाई बाय Q, और इन्होंने यहाँ पे Q को बोल दिया, Q स्टैंड्स फॉर द साइड लेंथ. हमने जिसको S बोला है उसको ये लोग Q बोल रहे हैं. तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय Q या फिर 4Q, यहाँ पे Q क्या बता रहा है, साइड लेंथ. इस तरह से हम अपना स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. हम बताओ सिमिलरली 5 साइडेड फिगर होगी, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पेंटागन के लिए क्या होगा, 5 टाइम्स द साइड लेंथ, 5s हो जाएगा. रेगुलर हेक्सागन होगा अगर तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेक्सागन का वो हो जाएगा 6 टाइम्स द साइड लेंथ. तो इस तरह से हम अलजेब्रा की मदद से अपने फार्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं. अब वो साइड जितनी भी होगी, हेक्सागन अगर छोटा होगा तो उसको पेरीमीटर छोटा होगा. अगर उसकी लेंथ से साइड लेंथ है हेक्सागन की केस में 1 सेंटीमीटर की एक साइड है, तो हेक्सागन का कितना पेरीमीटर होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 6 सेंटीमीटर.
अगर हेक्सागन की साइड लेंथ चेंज हो गई, 2 सेंटीमीटर की हो गई, तो उस केस में हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने वेरिएबल नंबर के लिए, वेरिएबल्स के लिए साइड लेंथ वेरिएबल हो सकती है ना हेक्सागन की, उसके लिए हमने एक अल्फ़ाबेट ले लिया, उसकी जगह पे हमने एक लेटर नंबर ले लिया। जैसे-जैसे वो चेंज करेगा हमारा पेरीमीटर की वैल्यू डिफ़र कर जाएगी, तो इससे अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें भी। आगे देखो ये कह रहे हैं, इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड यूज़ द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट। हमने एक्सप्रेशन क्या किया था? 4 मल्टीप्लाई बाय, इन्होंने क्यू लिखा था इसको, है ना? 4 क्यू लिख लेते हैं, और क्यू की वैल्यू इसमें क्या लिखनी है? साइड लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने? 7 सेंटीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस फ़ॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं पेरीमीटर।